आज से तकरीबन 2000 साल पहले जब रोमन साम्राज्य का सुनहरा दौर था और आसपास के सभी इलाकों पर उनका ही राज था, यहाँ तक कि वह यूरोप के ऐसे इलाकों तक भी पहुँच चुके थे जिसे जीतना बहुत मुश्किल था। बर्तानिया के कुछ कबीलों पर भी इनका ही राज था, क्योंकि वो अपनी तबाही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोमन्स का ही साथ दिया था। मगर रोमन्स ज्यादा दयावान नहीं थे, इसलिए कुछ न कुछ बुरा इन कबीलों वालों के साथ कर ही देते थे। इनके इस जुल्म सितम से तंग आकर इनके कबीले की महारानी इनके खिलाफ उठ खड़ी होती है। आसपास के कुछ कबीलों को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया था। उसके बाद एक मजबूत सेना बनाई जाती है और रोमन्स का सामना करते हैं। उन कबीले वालों ने उस औरत को बौद्धिका का नाम दिया था और वो उसे अपनी देवी मानते थे। और आज की कहानी उसी बौद्धिका नाम की औरत के बारे में है, जो उस जमाने में हुए जंगों पर बेस्ट है। तो फिल्म को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत होती है 60 ईस्वी से, जहां हमें रोमन सेना दिखाई जाती है जो बर्तानिया के मोना नाम की आइलैंड पर आती है। इसी आइलैंड पर ड्रॉयड नाम का एक कबीला रहता था। वहाँ पर 300 लोगों ने रोमन्स के सामने समर्पण किया था, मगर उनका अपने एक धर्म पर विश्वास था और रोमन्स को ये सब नहीं पसंद था, क्योंकि ड्रॉयड कबीले में एक भविष्यवाणी थी कि एक दिन देवी उनकी मदद के लिए आएगी जो उन्हें रोमन से निजात दिलाएगी। खैर, रोमन्स उन 300 लोगों को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। कुछ दिन बाद हमें रोम का सीन दिखाया जाता है, जहां सेनापति पॉलनिस उस समय के रोमन राजा नेरो के पास आता है और बताता है कि ड्रॉयड कबीले को खत्म कर दिया गया है। मगर उनके अलावा भी बहुत से लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि एक दिन देवी उनकी मदद के लिए आएगी। तो नेरो ये आदेश देता है कि यूरोप में अगर कोई भी औरत राज संभालने का दावा करे तो उसे खत्म कर दिया जाए। राजा को भविष्यवाणी से डर था कि कहीं ऐसा ना हो कोई औरत एक सेना बनाकर उसे हरा दे। इसके बाद हमें बर्तानिया की सीनी नाम का एक कबीला दिखाया जाता है। ये कबीला शांति से रहता था, यहाँ तक कि इन्होंने रोमन से हाथ भी मिला लिया था ताकि वो इन्हें नुकसान न पहुँचाए। हाँ, बदले में इन्हें कुछ देना पड़ता था, जैसे कि पैसे, खाना वगैरह, मगर बाकी ये शांति से रहते थे। इस कबीले के राजा का नाम प्रेसेट अगस्ता था और उसकी वफादार पत्नी, जो कि असल में वही बौद्धिका है, मगर ये नाम उसे बाद में दिया जाता है। इन दोनों की 2 बेटियां थी जिनसे ये बहुत प्यार करते थे। एक सुबह राजा के पास उसका सलाहकार आकर बताता है कि रोम वाले एक नए प्रोक्यूरेटर को भेज रहे हैं जिसका नाम केटिस है और वह बर्तानिया के इन कबीलों को पसंद नहीं करता। मतलब कि अब वह जो भी कहेगा इन लोगों को उसकी बातें माननी पड़ेगी। राजा इस मामले पर गौर करता है। उसके बाद रानी अपनी बच्चियों को लेकर मार्केट चली जाती है। तभी रास्ते में उन्हें पेड़ से लटकी कुछ लाशें नजर आती है जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। रानी अपने बच्चों को समझाती है कि जरूर इन लोगों ने कोई बुरा काम किया होगा, इसलिए इन्हें सजा मिली है। मगर रानी की एक नौकर बताती है कि नहीं, असल में ये ईसाई है, इसलिए इन्हें सजा हुई है, क्योंकि रोमन ईसाइयों से नफरत करते हैं। ये जानकर रानी को बहुत बुरा लगता है। जब ये लोग मार्केट में होते हैं तो वहाँ पर दूसरे कबीले के कुछ योद्धा भी मौजूद थे। उन्हीं में से एक औरत रानी के सामने झुक जाती है और वो उसे बौद्धिका पुकारती है, मतलब वही देवी जो एक दिन रोमन से छुटकारा दिलाएगी। उसके बाद बाकी योद्धा भी उसके सामने झुक जाते हैं, जो कि ये सब एक रोमन देख लेता है। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो रोमन रानी का अपमान करने लगता है और रानी भी इस बातों से इनकार कर रही थी कि मैं इन लोगों को नहीं जानती, ना ही मैं कोई देवी हूँ। तभी कार्डिमेंडा नाम की एक औरत उस रोमन का हाथ काट देती है और फिर सर भी काट देती है। रानी और उसकी बेटियां ये सब देखकर काफी घबरा जाती है। कबीले के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रानी अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ जाती है। उसके बाद राजा को इस बात का पता चलता है। उसने रोमन्स के साथ समझौता कर लिया था, मगर बदले में उसे रोमन्स की ये शर्त भी माननी पड़ती है कि अब उसकी पत्नी और बेटियां 1 साल के लिए मार्केट नहीं जा सकते। रानी पूछती है कि आखिर वो लोग मुझे बौद्धिका क्यों पुकार रहे थे, तो राजा उसे बताता है कि शायद तुम्हारे पूर्वजों की वजह से। असल में रानी जिस कबीले से थी वो बहुत ही खतरनाक कबीला था। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते थे। अगले दिन रानी
अपने बच्चों के साथ तलवारबाजी कर रही होती है। असल में उसने अपने पूरे परिवार को एक युद्ध में खो दिया था। उसके बाद शाम को रानी अपने इतिहास के बारे में पूछती है तो मजबूरन राजा को सब बताना पड़ता है। उसके बाद वो एक तलवार निकालता है जो कि वो एक पुरानी ड्रॉयर तलवार होती है जिसमें जादुई शक्ति थी। राजा बताता है कि जब मैंने तुमसे शादी की तब तुम्हारे पिता ने मुझे यह दी थी। अपने इतिहास के बारे में जानकर रानी को काफी हैरानी होती है और वो उस तलवार को अपने हाथ में लेती है। और अजीब बात ये थी कि वह तलवार अपना रंग बदल रही थी। अगली सुबह रोम का प्रोक्यूरेटर केटस इस कबीले में आता है और वो अपना हाथ राजा के सामने करता है ताकि वो उसकी अंगूठी चूम सके। असल में वो साबित करना चाहता था कि ये लोग कुछ नहीं है। खैर राजा और रानी उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं, मगर केटस कई बार उनके और उनके लोगों का अपमान करता है। मगर राजा और रानी मजबूर थे, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। उनके जाने के बाद राजा अपने लोगों से कहता है कि हमें इनके सामने अच्छे से पेश आना होगा क्योंकि ये आदमी खतरनाक है, ये हमें खत्म कर सकता है। मगर साथ ही वह ये भी दिखाना चाहता था कि ये इलाका इतना भी सुरक्षित नहीं। वो केरन से कहता है कि कुछ योद्धाओं को इकट्ठा करो, आज हम कुछ रोमन्स को मार देंगे, जिससे केटस को यकीन हो जाए कि यहाँ रहना इतना भी आसान नहीं। उसी रात को राजा अपने कुछ साथियों को लेकर हमला करने जाता है। उसके अगले ही सुबह कैरन लौट आता है, मगर राजा नहीं। जब वो रानी को ये बुरी खबर सुनाता है कि कल रात वाले हमले में राजा मारे गए तो उसका दिल टूट जाता है। वो कैरन पर भड़क जाती है और गुस्सा करती है कि तुम अपने राजा की सुरक्षा नहीं कर सके, ये सारी गलती तुम्हारी है। कैरन निराश होकर चला जाता है। अब चूंकि कबीले का कोई राजा नहीं था तो रानी कमान संभालती है। कैरन इस सब से खुश नहीं लग रहा था और फिर उसी रस्म में केटस अपने सैनिकों के साथ आ जाता है। वो रानी से कहता है कि रोमन राजा नेरो के आदेश पर कोई भी औरत राज नहीं कर सकती। तुमने मुझे रिश्वत देने की भी कोशिश की, इसलिए तुम्हारी सारी जमीन सजा के तौर पर रोमन साम्राज्य की हुई और तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को गुलाम बना दिया जाएगा। मगर इससे पहले तुम्हें सबके सामने कोड़े मारे जाएंगे। इस सब से रानी बहुत घबरा गई, मगर रोमन सैनिक उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसे पेट से लटका दिया जाता है। उसके बाद उसे कोड़े मारे जाते हैं और अंत में उस पर गुलामी का एक निशान लगा दिया जाता है। कबीले वाले अपने रानी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। केटस ये भी बताता है कि असल में तुम्हारे राजा के उस हमले के बारे में हमें केरन यानी के तुम्हारे ही साथी ने बता दिया था। शाम को जब रानी को कैद किया गया था तो कार डिमांडा नाम का वो योद्धा और उसके साथी चुपके से वहाँ हमला करते हैं और कुछ रोमन सैनिकों को मार देते हैं और रानी को अपने साथ ले जाते हैं। रानी बहुत जख्मी थी, इसलिए वो लोग उसका इलाज करते हैं। होश में आने पर रानी अपने बच्चियों के बारे में पूछती है तो उसे बताया जाता है कि वो अब नहीं रहे, मगर रानी को तेज बुखार था, इसलिए वो इस बात को मानने से इनकार कर रही थी। तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बेटियां अंदर आती है और उससे बात करती है। सजा के दौरान रानी के कुछ दांतों को तोड़ दिया गया था, इसलिए कार्डी मांडा उसे नकली दांत लगा देती है। कुछ दिन बाद जब रानी ठीक हो जाती है तो वो टेंट से बाहर आती है और अपने बच्चों को देखती है जो तलवारबाजी सीख रहे थे और कबीले के कुछ और लोग भी ट्रेनिंग में लगे थे। असल में रानी के दोनों बेटियों को मार दिया गया था। रानी अब उन्हें याद कर रही होती है, मगर ये बात उसे बाद में समझ आती है। खैर उसकी बेटियां बताती है कि यहाँ के लोग अब उसे अपना लीडर मान रहे हैं क्योंकि वो रोमन्स के खिलाफ एक युद्ध करेगी और वो खुद भी यही चाहती थी क्योंकि उसे रोमन से नफरत थी। वो चूंकि योद्धा नहीं थी इसलिए वह लड़ना सीख रही थी। कार्डी मांडा उसे वो बौद्धि का तलवार दे देती है जिसे रानी पहले भी देख चुकी थी। खैर तभी पास के ही कबीले से कुछ सैनिक और उनका मुखिया बुल्फगार आता है और रानी को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि रानी को ठीक से लड़ना नहीं आता था और कहता है कि मैं ऐसे इंसान के पीछे नहीं जाऊंगा जो खुद लड़ना ना जानता हो। यहाँ तक कि वो उसकी तलवार का भी मजाक उड़ाता है। वो उसे मोड़कर एक तालाब में फेंक देता है। रानी जिसका नाम अब बौद्धिका था वो तालाब में कूद जाती है। बाकी सबको लगा शायद वह मर जाएगी, मगर उसी तलवार को लिए वो वापस से बाहर आती है। सभी ये देखकर इस बात से हैरान थे कि वो तलवार खुद ब खुद ही ठीक हो गई थी। सभी उसके सामने झुक जाते हैं और रात को एक रस्म रखी जाती है जिसमें आसपास के सभी कबीले वाले उसे अपना मुखिया चुनते हैं। उसके बाद वो एक भाषण देती है
कि हम रोमन्स को अपने वतन से निकाल देंगे। 2 दिनों में एक रोमन टुकड़ी यहाँ से गुजरने वाली थी। बौधिका उस पर हमला करने की सलाह देती है, मगर उसे समझाया जाता है कि शायद हमें छोटी टुकड़ियों पर हमला करना चाहिए। तुम जिनकी बात कर रहे हो वो तादाद में बहुत ज्यादा है, शायद हम सभी मारे जाएं। मगर तभी बौधिका के हाथ में वो तलवार उड़ते हुए आती है, जिसे सभी देख लेते हैं और जिन्हें बौधिका पर शक था अब उसे अपनी देवी मानने लगते हैं। मगर बल्फगार कहता है कि मैं अपने लोगों को मौत के मुंह में नहीं ले जा सकता। इस पर बौधिका कहती है कि फिर मैं अकेले ही लड़ूंगी। अगले दिन बौधिका अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में थी, जहां वह रोमन सैनिकों पर हमला करने वाली थी। उसे अब भी अपने दोनों बच्चियां नजर आ रही थी। उसे पता था कि वह मारी जाएगी, मगर बल्फगार अपना इरादा बदल देता है और उसकी मदद के लिए अपने योद्धा ले आता है। 2 दिन बाद जब रोमन सेना की टुकड़ी इस जंगल से गुजर रही थी, तो बौधिका उनके सामने आती है। किरण, जो कि अब एक रोमन सैनिक था, वो आगे आता है और पहले तो वह अपनी रानी को पहचान ही नहीं पाता। उसके बाद बौधिका उसे कहती है कि जाओ और अपने मालिक को बुला लाओ। उसके बाद केटस सामने आता है, तो बौधिका उसे याद दिलाती है कि वह कौन है। तभी उसके हाथ में वह तलवार आ जाती है और पलक झपकते ही वो केटस को मार देती है। अचानक से उसकी सेना भी रोमन्स पर टूट पड़ती है और एक खूनी लड़ाई शुरू हो जाती है। बौधिका पहले कभी युद्ध नहीं लड़ी थी, मगर वो पीछे नहीं हटती और अपने दुश्मनों का सामना करती है। सभी रोमन्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है और अंत में बौधिका अपने हाथों से केरन यानी कि उस गद्दार को मार देती है और गुस्से में आकर वो बार बार उसके सीने में तलवार घुसाने लगती है। इसलिए वोल्फगार उसे शांत करता है, इससे पहले कि वो पागल हो जाती। सभी रोमन्स के सर लटका दिए जाते हैं और उनका सारा सामान भी लूट लिया जाता है। शाम को ये ड्रॉइड कबीले में आते हैं, जहाँ बौधिका को बताया जाता है कि अभी तक वो योद्धा नहीं बनी जब तक वो अपने दुश्मन का खून न पी ले। ये एक रस्म होती है जिसमें वो कैटस का खून पी लेती है। अब वल्फगार उसे सिड्यूस करने की भी कोशिश करता है, मगर बौधिका मना कर देती है। वो कहती है कि वो सिर्फ अपने पति से प्यार करती है। फिर उसी कबीले की एक बुजुर्ग औरत बौधिका को जिंदगी का मतलब समझाती है और ये भी कि उसकी दोनों बच्चियां मर गई है। जब उसे अपनी बेटियां नजर आती है, तो असल में ये सिर्फ उसके दिमाग में एक वहम होता है। वो उसे समझाती है कि उनकी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती है। अगली सुबह वो बाहर आती है तो वल्फगार से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बेटियां नजर आ रही है। वो समझाता है कि बस ख्यालों में। सच जानकर वो बहुत रोती है, जिसके कारण वह बीमार भी हो जाती है और कुछ दिन वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। कबीले की उस औरत ने बताया था कि बौधिका की किस्मत में मौत लिखी है, मगर उससे पहले वह एक सेना की अगुवाई करेगी। कुछ हफ्ते बाद बौधिका एक बड़ी सेना लिए कमलो नाम की शहर पर हमला करने आती है। असल में इस शहर पर पहले रोमन्स ने कब्जा किया था। उन्होंने यहाँ के आम लोगों को मार दिया था और अब यहाँ सिर्फ रोमन के खास सैनिक ही रहते थे। बौधिका और उसके लोग शहर पर हमला करते हैं और रोमन्स को चुन चुन के मारते हैं। थोड़े ही समय में ये जंग जीत भी जाते हैं। सभी के सर अलग कर दिए गए थे और कीमती सामान लूट लिया गया था और अंत में शहर को आग लगा दी जाती है। अब बौधिका ऐलान करती है कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगले दिन जब बौधिका की सेना ने जंगल में पड़ाव डाला था, तो वो देखती है कि नए योद्धा खुद पर एक निशान लगा रहे हैं। असल में ये गुलामी की निशानी थी। बौधिका वुल्फगार से पूछती है कि क्या इन्हें इस बारे में नहीं पता, तो वुल्फगार बताता है कि हम इसे कोई भी पढ़ लिख नहीं सकता और इनके लिए इस निशान का मतलब ये है कि अब से ये आपके लिए लड़ेंगे। असल में ये निशान रोमन्स ने बौधिका के चेहरे पर बनाया था। कुछ दिन बाद ये एक और रोमन टोली पर हमला कर देते हैं और सभी को बेरहमी से कत्ल कर देते हैं। हर दिन इनकी सेना बढ़ रही थी। कुछ महीनों बाद ये लंदन की बंदरगाह पर हमला करते हैं और सैकड़ों रोमन सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। रोमन्स की सेना को इस हमलों से बहुत नुकसान पहुंच रहा था, जिससे कि रोम के लोग अपने राजा के खिलाफ हो गए थे और घरों को जलाने लगे थे, क्योंकि उन्हें जीत चाहिए थी। सेनापति राजा के पास आता है और कुछ आदेश देना चाहता है, मगर राजा, जो कि जवान लड़का था, बजाय इसके कि वह साम्राज्य को बचाता और कोई आदेश देता, लेकिन वो कहता है कि मैं कोई योद्धा नहीं हूँ, मैं तो संगीतकार हूँ। इसी के साथ चाकू लिए वो खुद को मार देता है और एक सेनापति अकेले ही
रोमन सेना की कमान संभाल लेता है। राजा की मौत की खबर बर्तानिया तक पहुंच जाती है। उसके बाद बौधिका लड़ना चाहती थी, मगर उन्हें सलाह दी जाती है कि सर्दियां आने वाली है, इसलिए हमें उत्तर में जाना चाहिए। बसंत ऋतु में हम वापस आएंगे और योद्धाओं को अपने साथ ले आएंगे और रोम पर एक घातक हमला करेंगे। अगर हमने अभी हमला किया तो हमारी हार पक्की है। बौधिका पीछे नहीं हटना चाहती थी, जिस पर वल्फगार कहता है कि मैं अपने आदमियों को यहाँ से ले जाने वाला हूँ। अब बौधिका के पास सिर्फ एक ही कबीला रह जाता है। अगली सुबह मुट्ठी भर सैनिकों को लिए वो रोमन सेना का सामना करती है, मगर रोमन हमले के लिए पहले से ही तैयार थे, तो वह बौधिका के सैनिकों को बड़ी आसानी से मारने लगते हैं। झाड़ियों में छुपे रोमन इन पर तीर बरसा रहे थे, जिसके कारण बौधिका पीछे हटने पर मजबूर हो जाती। वह अपने बच्चियों से मदद मांगती है, मगर वह मदद नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो सिर्फ एक याद थी। वो कहते हैं कि अब आपका समय आ गया है माँ। अंत में बौधिका बुजदिली की मौत नहीं चाहती थी, इसलिए वह लड़ती है। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। वल्फगार अपने आदमियों के साथ उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है। वो काफी रोमन्स को मार देते हैं, मगर अंत में बौधिका की बेटियां उसे कहती है कि आप कुछ भी करें, अंत में आपको हमारे पास आना ही होगा। ये सुनकर उसका ध्यान भटक जाता है और एक तीर आकर उसे लग जाती है। रोमन्स को अब मौका मिल जाता है। वो उसे घेर लेते हैं और तलवारों से मार देते हैं। अपने आखिरी समय में उसे अपना परिवार के साथ बिताए गए खूबसूरत लम्हे नजर आती है और इसी के साथ बौधिका की कहानी खत्म हो जाती है। उसके बाद फिल्म के अंत में हमें आज का समय दिखाया जाता है, जहां लंदन में आज भी बौधिका और उसकी बेटियों का स्टैचू है। आज भी उसे इज्जत की नजर से देखा जाता है।